दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो घटना दिनेश जी के साथ एक होटल में घटा था। एक ऐसा होटल जिसके आसपास आज भी काला जादू का अभ्यास किया जाता है। वहाँ पर दिनेश जी ने ऐसे डरावने चीज़ों का अनुभव किया है जिसे वो आज तक नहीं भूले। इसलिए हम इस घटना को अच्छे से समझने के लिए इसे हम दिनेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। दोस्तों, ये जो घटना है वो मेरे साथ 2018 के मार्च के आखिर में घटा था। वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन उन दिनों मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कलकत्ता जाना पड़ा था, जहाँ पर मेरे ऑफिस के तरफ से ही एक छोटा होटल में रूम बुक किया गया था, जो कि नीमतला घाट नाम के एक जगह पर था। एक ऐसा जगह जहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा काला जादू का अभ्यास किया जाता है। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि वो होटल जिस ज़मीन के ऊपर बना है वहाँ भी पहले काला जादू का अभ्यास किया जाता था। खैर, उस दिन मुझे होटल पहुँचते पहुँचते रात हो चुका था। तब यही कोई रात के 9 बज रहे थे। इसलिए मैं होटल में चेक इन करने के बाद गर्म पानी से नहाकर सीधे सोने चला गया, क्योंकि उस दिन मैं सफ़र के कारण बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। इतना कि मैं खाना खाए बिना ही सोने चला गया। और फिर उसके अगले दिन मैं जिस काम के लिए वहाँ पर गया था, मैं उस काम के सिलसिले में एक क्लाइंट से मिलने चला गया, जो कि उस होटल से ज़्यादा दूर नहीं था। पर फिर भी मीटिंग का काम ख़त्म करके सारा काम निपटाने में मुझे शाम हो गया था, जिसके बाद मैं एक ऑटो लेकर अपने होटल की ओर निकल गया। हालांकि रात अभी तक शुरू नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों रास्ता लगभग खाली था। इसलिए मैंने अपने ऑटो ड्राइवर से इसका वजह पूछा और फिर ये पता चला कि आज अमावस्या की रात है, इसलिए ज़्यादातर लोग पहले ही अपने घर जा चुके हैं। जिसके बारे में मैं बात करते हुए जा ही रहा था कि तभी मैंने रास्ते के दाहिने तरफ कुछ तांत्रिकों को देखा, जो कि नदी किनारे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे। इसलिए फिर से ऑटो ड्राइवर से पूछा तो ये पता चला कि अमावस्या की रात होने के कारण आज रात सभी तांत्रिक काला जादू का अभ्यास करेंगे, जो कि मैंने उस रात देखा भी, क्योंकि जितने दूर तक मेरी नज़रें जा रहे थे मैं किसी न किसी तांत्रिक को देख पा रहा था। खैर, उसके बाद जब तक मैं अपने होटल पहुंचा तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, मुझे वैसी ठंड का एहसास हुआ, ऐसे मानो कि किसी ने एसी चालू करके रखा है। इसलिए मैंने उस रूम के एसी के तरफ देखा, लेकिन वो एसी तो बंद था। इसलिए मैं ये सोचकर खिड़की की तरफ चला गया कि शायद से कोई खिड़की खुला होगा। लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मैंने देखा कि वो कांच का खिड़की तो बंद है। इसलिए मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरा रूम ठंडा कैसे है, जो कि मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस खिड़की के बाहर गई, यानी कि उस होटल के पिछले हिस्से पर, जहाँ कुछ पेड़ पौधे और छोटे मोटे झाड़ियाँ थे और उन्हीं के बीच एक तांत्रिक सा दिखने वाला आदमी आग जलाकर बैठा हुआ था। पर अब जब वो अमावस्या का रात था तो ऐसे में मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शायद वो तांत्रिक अपने किसी साधना में व्यस्त होगा। इसलिए मैं चुपचाप खिड़की का पर्दा लगाकर नहाने चला गया। लेकिन न जाने क्यों बाथरूम में जो गीज़र था उसमें से अचानक ठंडा पानी आने लगा था। इसलिए मैंने होटल के रिसेप्शन में फ़ोन किया और उन्हें उस गीज़र के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वो अभी किसी को भेजकर उसे ठीक करेंगे। उन्होंने बस ये कहा था कि वो जल्द से जल्द उसे ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि तब मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे टीवी देखते हुए उनके आने का इंतज़ार करने लगा। पर इस इंतज़ार में कब मेरी आंखें लग गई ये मुझे ही पता नहीं चला। आंखें खुली तो देखा कि दरवाजे पर कोई है, क्योंकि कोई दरवाजे को बाहर से खटखटा रहा था। इसलिए मैं ये सोचकर दरवाजे को खोलने चला गया कि शायद वो होटल के स्टाफ होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला
मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। ये सब देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब तो मुझे तब लगा जब मैंने घड़ी के तरफ देखा, क्योंकि तब रात के 12 बजने वाले थे और ऐसे वक्त में किसी स्टाफ का आना बिना इमरजेंसी के पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में आखिर दरवाजे को किसने खटखटाया, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद मैं बिस्तर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे पीठ के पीछे कोई उस दरवाजे को फिर से खटखटाने लगा। इसलिए मैं तुरंत ही उस दरवाजे को खोलने चला गया, लेकिन पिछले बार के तरह ही वहाँ पर कोई नहीं था, जिसको देखकर मैं घबराने लगा। पर इससे पहले कि मैं रिसेप्शन में ये बता पाता, फ़ोन की तरफ जाते ही मुझे फिर से दरवाजे के खटखटाने का आवाज़ आया, जिसको सुनते ही डर के मारे मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वो आवाज़ इस बार मेरे रूम में मौजूद बाथरूम के अंदर से आ रहा था। मैं तब इतना डर गया था कि तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, जो कि और भी डरावना तब बन गया जब वो खटखटाने का आवाज़ धीरे धीरे और भी तेज़ होता गया। हालांकि उस आवाज़ के रुकने के बाद मैं थोड़ा हिम्मत करके बाथरूम का दरवाज़ा खोलने गया था, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए आखिर में मैंने ज़्यादा जोखिम ना लेकर सीधे रिसेप्शन में जाने का सोचा। लेकिन जिस दरवाजे को मैं थोड़ी देर पहले इतनी आसानी से खोल रहा था, वो दरवाज़ा भी अब खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए मैं घबराकर सीधे फ़ोन के पास भागा, लेकिन रिसेप्शन में कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि शायद से वो तब सोने चले गए थे। हालांकि मेरा कमरा ठंडा था, पर फिर भी डर के मारे मुझे इतना पसीना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। फिर मुझे उस तांत्रिक का ख्याल आया जिसको मैंने खिड़की के बाहर देखा था। इसलिए मैं उनसे मदद मांगने की उम्मीद में सीधे खिड़की के पास भागा। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ से पर्दा हटाया, मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ पर उस तांत्रिक ने आग जलाया था, उस जगह सिर्फ झाड़ियाँ थी। उसको देखते ही मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। न जाने क्यों वो देखते ही मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था, और फिर मैं कांपते कांपते पीछे मुड़ा ही था कि तभी मुझे बाथरूम से अचानक लॉक के खुलने का आवाज़ आया। हालांकि मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं ये देखने चला गया कि उस बाथरूम में कौन है। लेकिन हर बार के तरह ही वहाँ कोई नहीं था, पर उसके अंदर जो चीज़ पड़ा हुआ था, मैं उसको देखकर और भी डर गया था, क्योंकि उस बाथरूम में चारों तरफ लंबे लंबे बाल बिखरे पड़े थे, और उस बाथरूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अभी वहाँ से नहा कर निकला है, क्योंकि चारों तरफ पानी के छींटे पड़े थे। जितना भी अविश्वसनीय चीज़ अभी तक मेरे साथ हुआ, वो सब महज आधे घंटे के अंदर हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे साथ कई घंटों से हो रहा है। इसलिए बाथरूम से निकलकर मैंने एक बार फिर से उस रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, क्योंकि मैं अब उस रूम में नहीं रहना चाहता था। इसलिए जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खुला, मैं सीधे रिसेप्शन पर पहुंच गया, जहां फ़िलहाल एक ही लड़का था, जिसको मैंने वो सारी बातें बताई जो कि अभी तक मेरे साथ हुआ था। इसलिए उस लड़के ने भी मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला और मुझे दूसरे रूम की चाबी दे दी। हालांकि दूसरे रूम में जाने के बाद मेरे साथ फिर से वैसा कुछ नहीं हुआ था, पर फिर भी उस रात मैंने जितना कुछ महसूस किया था, उसके वजह से वो रात मैंने डर में गुजारा। फिर उसके अगले दिन, यानी कि जब मैं उस होटल को छोड़कर घर के लिए निकलने वाला था, तब मेरी मुलाकात उसी लड़के से दोबारा हुई जिसने मुझे दूसरे कमरे का चाबी दिया था। उससे बातचीत करके मुझे ये पता चला कि वो होटल असल में हॉन्टेड तो नहीं है, लेकिन कभी कभार उस होटल में ऐसा हो जाता है, खास करके अमावस्या के समय, क्योंकि उस ज़मीन पर, यानी कि जिस ज़मीन पर वो होटल बना था, वहाँ कई सालों पहले तांत्रिक काला जादू का अभ्यास करते थे, जो कि सिर्फ उसी होटल की कहानी नहीं है,
बल्कि नीमतला घाट में ऐसे घर और दुकानें भी मौजूद हैं जो कि ऐसे ही किसी ज़मीन पर बने हुए हैं। दोस्तों, भले ही ये सब सुनने में बड़ा ही अजीब और डरावना क्यों ना लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नीमतला घाट में ये सब होना आम बात है। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि दिनेश जी के साथ घटी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।